हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू ऑडिट के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आप सबको पता है 100 नंबर का, पूरे के पूरे 100 नंबर का इनकम टैक्स होता है। और सिलेबस तो सुनने में सिर्फ इनकम टैक्स है तो सुनने में लग रहा होगा कि बहुत छोटा है। तो जो पेपर दे रहे हैं, चाहे जिन्होंने सिलेबस देखा उनको पता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। और पेपर जो आ रहा है, अब पैटर्न जो अभी रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में जो अभी पैटर्न लागू हो रहा है, जो वो बहुत 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 वास्ट है। वेरी डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है, बहुत डीप आ रहा है पेपर में अब। तो अभी क्या हो रहा है कि पूरा डीप में जितना आप पढ़े हो, तो पेपर 1 में जो अभी ट्रेंड बन गया है इनकम टैक्स एग्जामिनेशन के, ऐसे तो सबको पता है कि 30 नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे रहता है, इनकम टैक्स रूल्स वगैरह पे है, डेफिनेशन जिसमें रहता है कि डेफिनेशन है, ये सेक्शन वो सेक्शन रहता है। और बाकी का जो 20 नंबर जो 25 नंबर जो है कैपिटल गेंस वगैरह से रहता है। 5 नंबर जो आपका रहता है ISDC से जो है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस बहुत वास्ट है, एक लेक्चर में या एक दिन में वो नहीं कंप्लीट होगा। तो एटलीस्ट इसको कुछ नहीं तो 8 या 9 पार्ट तो लगेगा इसको, 8-9 वीडियो लगेंगे। तो मैं आज फर्स्ट डे आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पे बात करेंगे हम लोग। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने बोला कि आपको अब जो है, जो अभी पिछले 2-3 पेपरों का ट्रेंड जो है रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन का, कि पेपर अभी बहुत डीप में आ रहा है, डीप से पढ़ने पे आ रहा है। ऊपर सिर्फ आप सेक्शंस पढ़ के जाइए तो नहीं हो रहा है, डेफिनेशन पूरा आना चाहिए। और डेफिनेशन के अलावा आप उसको एक चीज़ जानकारी रखनी होगी कि आंसर से क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। पहले सेक्शंस पूछ रहा था, सेक्शंस का कि ये सेक्शन से क्या रिलेटेड है, लेकिन अभी क्या है, तो अभी डीप में पूछ रहा है। अब सिर्फ सेक्शन पढ़ के जाने से नहीं होगा, तो डीप में तो हम इसीलिए बोलें कि 8-9 के मिनिमम 10 भी लग सकता है, हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इतना मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप 10 का पढ़ के जाओ तो आपका कम से कम तो 75-80 नंबर तैयार हो जाए, और 70 नंबर भी तैयार हो जाता है, 60 नंबर भी तैयार हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स आपका आ जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। आज हम फर्स्ट डे जो कवर करेंगे सबसे पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो 30 नंबर देता है, ये ध्यान रखिएगा। और 30 नंबर लेने के लिए, और सबसे आसान भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन ये भी नहीं है कि आसानी से ले लोगे, क्योंकि अभी पेपर हुआ है, जो जून में पेपर हुआ है रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो है, बेसिक में भी एक क्वेश्चन ही जो था कैपिटल गेंस का, कैपिटल का गेंस का नहीं बोलेंगे, कैपिटल बोरोइंग का और गवर्नमेंट ग्रांट, 2 ही क्वेश्चन एकदम बेसिक पे था, धड़ से आया था। बाकी 30 नंबर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो इजी था या सेक्शन इजीली पूछ दिया था। अगर सेक्शन नंबर 5 से जो क्वेश्चन था, या सेक्शन 3 से जो क्वेश्चन था, सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन था, तो इजी नहीं पूछा था, घुमा के पूछा था सब सेक्शंस वगैरह से, ये देख लीजिएगा। तो क्वेश्चंस के बारे में भी जिक्र करेंगे लास्ट वाले दिन, लास्ट जो होगा। तो बेसिक्स में आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961, इनकम टैक्स 1961 जो है हमारे देश में जो लागू हुआ था। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट में चैप्टर 1, 2, 3 तीन ही चैप्टर जो हैं वो 30 नंबर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा डीप में देखना पड़ेगा, अब ऊपर से नहीं होगा। तो रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन में सबसे पहले कि आप जान लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट भारत में अभी जो चल रहा है 1961 का एक्ट है, जो कि 1 अप्रैल 1962 में देश में लागू हुआ था। और इसको अभी हाल में अमेंडमेंट किया गया था 2024 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, और इसका नाम दिया गया था कि फाइनेंस एक्ट 2024। ये फिनांस नंबर 2 एक्ट 2024 था। ये 1 अप्रैल 2024 से लागू है। अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा, रूल्स 1 अप्रैल 1962 से है, लेकिन अमेंडमेंट जो हुआ है वो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से। वो एक्ट नंबर 9, 10 और 8 था ऑफ 2024, एक्ट नंबर 15, ठीक है। एक्ट नंबर 15 ऑफ 2024 का एक्ट नंबर 15 था, ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर भी पूछ देता है। तो
मोटा मोटी जो है सेक्शन भी पूछ जाता है कि हाउ मैनी सेक्शन। तो टोटल इनकम टैक्स में एक्ट में 298 सेक्शन है, 14 जो है शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल जो है 14 है और 23 चैप्टर है। इसमें भी क्वेश्चन बनता रहता है, अगर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो एक नंबर का हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 298 सेक्शन है, घटते बढ़ते रहते हैं। हर साल फाइनेंस एक्ट जब आता है, हर साल जो फाइनेंस एक्ट का मतलब कि जो फाइनेंस बिल आता है, जो बजट बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, तो उसमें हर साल थोड़ा बहुत बदलाव रहता है, तो घट बढ़ सकता है। और सीबीडीटी को पूरा इसमें अधिकार दिया हुआ है कि कुछ कटल करना, बढ़ाना वगैरह सब कुछ, या कुछ संशोधन करना है, क्योंकि सीबीडीटी पूरी तरह से भारत में इनकम टैक्स को कंट्रोल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। और ये डिटरमाइन करता है टैक्स पेयर का टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका टैक्स पेयर्स का, टैक्स पेयर कौन है, टैक्स क्या चीज़ है, सब हम लोग समझेंगे। टैक्स पेयर्स जो हमारे देश में एक भिखारी भी है ना, या कोई भी क्रेता मतलब बायर्स, अगर एक सुई भी परचेज करता है तो 5% जीएसटी पे करता है, 5% जीएसटी आज के डेट में कोई भी, तो 5% जो जीएसटी दे रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। हमारे देश में बहुत से लोगों को, बहुत से क्या 99% लोगों का उदाहरण यही है कि मैं इनकम टैक्स देता हूँ तो सिर्फ मैं ही टैक्स पे कर रहा हूँ और बाकी इंडिया में टैक्स नहीं पे कर रहा है। तो हम यही सब चीज़ें को, आज पहला दिन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक में यही हम देखेंगे कि एवरी वन ऑफ द इंडियन सिटीजन, हर भारतीय नागरिक टैक्स पे करता है, क्योंकि टैक्स हमारे देश में दो तरीके से लागू हैं। एक तो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है जो कि हमारी डायरेक्ट सैलरी से कट जाता है, या जो है इसमें हम सब बहुत डिटेल में बात करेंगे कि टैक्स कैसे कैसे कटता है, कैसे देना होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको कैसे टैक्स पे करना होगा, कोई एनआरआई है तो वो कैसे टैक्स देगा, एक इंडियन नॉन इंडियन सिटीजन्स है, रेजिडेंट है, उसको कैसे देना हो, सारा कुछ हम लोग जिक्र करेंगे। तो वो भी देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में तो बहुत सारे हैं, जैसे कस्टम हो गया, ये इनकम टैक्स, सॉरी कस्टम हुआ, जीएसटी हुआ, वैट हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी कस्टम्स वगैरह लगते हैं, फाइन और ट्रिब्यूनल्स का जो टैक्सेस है वो सब टैक्सेस हैं लगते हैं। तो सारे बात करेंगे हम। सबसे पहले कि टॉपिक्स जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1 में होता है। सेक्शन 1 में जितना भी टाइटल्स वगैरह है, सेक्शन 1 से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, बहुत रेयर। डेफिनेशन जो होते हैं सेक्शन 2 और 3 जो है इनकम टैक्स का, सेक्शन 2 और 3 जो है डेफिनेशंस है, और इसमें आता है, इसमें से आता नहीं दबा के आता है। सेक्शन 2 से बहुत आता है, क्योंकि सेक्शन 2 इतना वाइड है, इतना वाइड है। एग्रीकल्चर इनकम वगैरह के जब हम पढ़ेंगे उसको एक अलग से ही एक सेक्शन देना पड़ेगा, तो पता चलेगा। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस है, जैसे है बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 भी डेफिनेशन है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4, सेक्शन 4 है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये भी समझेंगे। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, टोटल इनकम कितना है आपका, स्कोप्स क्या है, ये सब चीज़ सेक्शन 5 में है। इसके बाद हम जो देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस विद द इंसिडेंट ऑफ टैक्सेस। रेजिडेंशियल वो भारत में तो कोई भी रह सकता है, ऐसे तो नहीं सिर्फ भारतवासियों के लिए है, विदेशी आदमी भी अगर, क्योंकि हम तो लोग रिपब्लिक कंट्री में हैं, अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पे रहता है, यहाँ पे अर्निंग करता है, क्योंकि एफडीआई वगैरह के लिए हम लोग फॉरेन करेंसी वगैरह के लिए तो है। अभी तो ऐसा नहीं कि हमारा क्लोज इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, तो रह सकता है, हम भी बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ लिए ये सब चीज़ें हैं। तो जो सेक्शन 6 है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस विद इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 6 बोलता है। और इसके बाद इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम मीनिंग, इसका मीनिंग भी समझेंगे हम लोग। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड सेक्शन 7, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू, ध्यान रखिएगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड सेक्शन 7 है। और एक्रू, इनकम डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया सेक्शन 9 है। 9 और 7 में यही अंतर है। डीम्ड टू रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड सेक्शन 7 है, और डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया सेक्शन 9 है। डिविडेंड इनकम सेक्शन 8 है, बहुत बड़ा ये एक सेक्शन, बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि सेक्शन 2 की तरह बड़ा नहीं, इतना भी नहीं कहूँगा। आप इसको देखिएगा। और पहले इसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग्स वगैरह भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझेंगे व्हाट इज टैक्स, टैक्स है क्या। टैक्स एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा लेवी है कि फीस है जो कि चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हमारे किसी प्रोडक्ट पे, इनकम पे या किसी एक्टिविटी पे, सर्विस पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, हमने पहले ही बोला, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है डायरेक्टली इनकम पे लगता है, हमारे जो पर्सन इनकम करता है, कमाई करता है, वो डायरेक्ट ही इनकम है। अच्छा, डायरेक्ट इनकम टैक्स में प्रोफेशनल टैक्स पीटी, प्रोफेशनल टैक्स ये जो राज्य का विषय है, कई सारे स्टेट लेते हैं पीटी, बहुत सारे स्टेटों में पीटी नहीं लगता प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन अब कोई काम कर रहे हैं तो एक लिमिट है कि जब मजदूरों से नहीं, एक लिमिट है, कहीं पे 10,000 के मिनिमम अगर आप 10,000 रुपये भी महीने में कमा लेते हैं तो आपको पीटी देना है, प्रोफेशन टैक्स देना है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट पीटी लेता है। तो पीटी भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले ही बात किया कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज, किसी गुड्स के दाम पे या सेवा पे जो टैक्स लगाते हैं हम लोग, वो जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम तो डायरेक्ट नहीं लेते हैं ना। अब जैसे क्या है, एक कंपनी ने कुछ बनाया, उसका कॉस्टिंग पड़ा उसको 100 रुपये, मार्केटिंग वगैरह के लेके 120 में बेचा। वो डीलर ने उसको दिया, डीलर से फिर आगे आपका रिटेलर के पास, रिटेलर से आया कस्टमर के पास। तो जब कस्टमर उसको मान लीजिए 250 में ख़रीदा है, तो लास्ट पॉइंट पे जो आया, जो शुरू में जो कंपनी ने 100 रुपये बनाया, 120 वगैरह, उसमें जो 10, 15, 20 रुपये जो भी टैक्स दिया, वो खुद बेयर नहीं किया, वो टैक्स उसको ट्रांसफ़र कर दिया डीलर को, डीलर ट्रांसफ़र किया वो टैक्स बी को, मतलब रिटेलर को, और रिटेलर ने लास्ट में कस्टमर से लिया। यानी जो अंतिम जो टैक्स को भुगतान करना पड़ा, 40, 50, 60 जो भी टैक्स दिया गया, वो कस्टमर के द्वारा दिया, कंपनियों ने नहीं दिया। कंपनियां कोई टैक्स नहीं दे रही हैं, डीलर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, वो सिर्फ फॉर्म भर रहा है कि टैक्स पे कर रहा है। टैक्स वो हमारे नाम पे दिया। आपको लगता है कि हमने कहाँ दिया, हम तो गए जीएसटी, हम मान लीजिए कोई भी एक चीज़ का हमने 5,000 का सामान खरीदा, उस पर 18% जीएसटी था, 12% जीएसटी था, 8%, 5% जीएसटी था, या जो भी था जीएसटी हमने देकर नक्की हो गए। नहीं, तो ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली हम तो दे दिए, अब वो हमारे दिए हुए टैक्स को ही वो डिपॉजिट कर रहा है और टैक्स को रिफंड मांग रहा है और उसका मांग रहा है। लेकिन टैक्स लास्ट में कस्टमर ही पे करता है, कंपनियां, डीलर, रिटेलर कोई नहीं देता है, वो हमारे दिए हुए टैक्स को खाली भुगतान करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट है। तो ये चीज़ आप अपने मन से मिटा दीजिएगा कि टैक्स जो है सिर्फ इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। टैक्स भारत में रहने वाला हर एक प्राणी दे रहा है, जो भी कुछ भी कंज्यूम कर रहा है। इवन सर्विस जैसे कि आपने जियो का रिचार्ज कराया, 899, 999 का प्लान रिचार्ज कराया, एयरटेल का प्लान रिचार्ज कराया, सर्विस लिया, या जहाँ भी आप सर्विस दें, तो वो उस पर जो टैक्सेस दिया वो आपके पॉकेट से ही गया, लास्टली वो कंज्यूमर के ही पॉकेट से जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जैसे जीएसटी है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं जिसको, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे चीज़ें हैं हम लोग कस्टमर्स के द्वारा ही देते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है लॉ है, भारत में इनकम टैक्स कैसे रेगुलेट किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, इसके द्वारा इनकम टैक्स रूल है। सर्कुलर नोटिफिकेशन जो है हमेशा इश्यू करता रहता है हमारा CBDT। लीगल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का या कैट वगैरह का जो ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस आते हैं कोर्ट्स वगैरह के, उसको हम लोग लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है दिस अंडरगो चेंज एवरी ईयर विद, हाँ तो हमने पहले बताया कि आपको ये चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, जैसे कि जैसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इनकम टैक्स रूल्स जो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से सारे डायरेक्ट टैक्स के लुक को मैंने पहले बोला CBDT यहाँ पे हमारे देश में पूरी तरह से ऑथराइज गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ है और पूरी एम्पावर्ड है वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। आप देखिए कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट
द पर्पज ऑफ द एक्ट, फॉर द पर्पज प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे कुछ जो हमने पहले ही जिक्र किया उसमें है। सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू हमेशा करता रहता है और डिपार्टमेंट बाउंड है सर्कुलर्स को मानने के लिए, वाली सर्कुलर नॉट बाइंडिंग द एसएससी, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स, कुछ एडवांटेज भी हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे यहाँ पे। अब डेफिनेशंस, अब हम पॉइंट पे आते हैं डेफिनेशंस। तो मैंने कहा कि सेक्शन 2 सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, डेफिनेशंस वगैरह इसमें है, इसलिए ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन 2 मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो पिछले 2-3 पेपर का चाहे वो फरवरी का पेपर हो और या अभी जून का पेपर हो, जिस हिसाब से पेपर्स पूछे गए हैं सिर्फ मेरे बताने पे नहीं, उसको डेफिनेशन वगैरह सब डीप में देखिएगा। सबसे पहला हम जो स्टार्ट करते हैं सेक्शंस 2.7 जो था एसएससी। एसएससी कौन है? एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय हुम ए और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। हम एसएससी हैं, इनकम टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं हम ही एसएससी हैं। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम और एनी proceedings under this act has been taken for the assessment of his income or of income or any other person in respect of which he is liable or of loss of sustained by him or such other person or of the account of the refund due to him such other person। Definitions थोड़ा आपको टच नहीं, अब आप देखते जाइए क्योंकि हम लोग सेक्शंस देखेंगे और कुछ सेक्शंस यहाँ स्लाइड में नहीं दे पाया हूँ, अपने नोट्स में है, तो मैं आपको नोट्स वगैरह भी पढ़ाऊँगा, नोट्स दिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा नहीं, नोट्स दिखाऊँगा आपको। बहुत सारे नोट्स में है मेरे, तो मैं आपको नोट्स में भी लेके चलूँगा। तो धीरे धीरे डेफिनेशन स्टार्ट हुआ है तो करना होगा आपको, डेफिनेशन बढ़िया से पढ़ना होगा क्योंकि घुमा के अभी डायरेक्ट नहीं पूछता, नीचे से ऊपर पूछता है कौन से में है। पर्सन डीम टू बी एन एसएससी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएससी, पर्सन डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, डिफॉल्ट इन टीडीएस, एडवांस टैक्स और अदरवाइज। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, देखिए लेवी ऑफ इनकम टैक्स के बारे में जानिए। इनकम टैक्स इज टैक्स लेव्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। प्रीवियस ईयर इट इज आल्सो ए क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 3 में ये जानना होगा प्रीवियस ईयर। अगर यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के बारे में जिक्र हुआ है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एवरी पर्सन, तो प्रीवियस ईयर जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में है कि the financial year immediately preceding the assessment year। assessment year जो होता है, जैसे ये अभी चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, इसको आप बोलेंगे 26-27, लेकिन ये असेसमेंट ईयर है 27-28। तो 27-28 27-28 से जो प्रीसीडिंग ईयर है वही जो है प्रीवियस ईयर, यानी ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये सेक्शन 3 में है। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर है। एंड इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इतना हम लोग HUF के बारे में देखेंगे खाली। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, ए फॉर्म का भी डेफिनेशन, ए लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द प्रोसीडिंग कैटेगरीज। तो सारे का डेफिनेशंस भी देखना होगा हमको। हिंदू इंडिविजुअल इन HUF, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक बार देख लीजिए। और अब ये देखिए सेक्शन 217 कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कंपनी है क्या। अंडर सेक्शन 217, ये बहुत ध्यान रखिएगा, सेक्शन ज़रूर पढ़ के जाइए, सेक्शन 217 ये कंपनी का डेफिनेशन है कि कंपनी है क्या। द एक्सप्रेशन कंपनी इज डिफाइंड टू मीन द फॉलोइंग: एनी इंडियन कंपनी, any body corporate incorporate under the laws of a foreign country, or any institutions, association or a body whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by General of Special order of the Central Board of Directors to be company। सेक्शन 2.3 फॉर्म, ये ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी और फर्म को एक ही समझते हैं। फर्म अलग है, कंपनी अलग है। फर्म का डेफिनेशन सेक्शन 217 में था और कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 217 था और फर्म का डेफिनेशन जो है 223 है।
ए फर्म इज टैक्सेबल एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिव. ए फर्म, देखिए एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ध्यान रखिएगा. एओपी या बीओआई कोई भी, ये दोनों चीज़ फर्म नहीं है और ना कंपनी है. बहुत से लोग ये ध्यान रखते हैं पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो होता है, नाम से ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का अनजान, कुछ लोगों का संगठन जो कि कोई काम करने के लिए चला, कोई काम किया और जो डिविडेंड हुआ, जो फ़ायदा हुआ लिया वापस में, और जो टैक्स बना टैक्स पे किया, वो एओपी में आते हैं, वो फर्म नहीं होते हैं. देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मीनिंग भी एकदम साफ लिखा हुआ है, आप देखिए. एओपी और बीओआई दोनों अलग चीज़ होते हैं, ना कि फर्म होते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेक्शन 219 कोऑपरेटिव का डेफिनेशन जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेक्शन 219 ऑफ द आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ऑफ द स्टेट एज पर सेक्शन 219 ऑफ द आईटी एक्ट. तो ये भी देखना होगा. लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब है कि ग्राम पंचायत, नगर या म्यूनसिपालिटी, ये सब चीज़ें लोकल अथॉरिटी है. लोकल अथॉरिटी सेक्शन 331 के अंदर आता है. सेक्शन 331 देखिए, लोकल अथॉरिटी इज ए सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट एज पर सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लाउज एक्ट 1897. लोकल अथॉरिटी मीन्स ए म्यूनसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर or other authority legally entitled to or interested by the government with the control and management of a municipal local body. लोकल फंड. आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये अलग चीज़ है. जुडिशियल से इसका कोई मतलब नहीं. जुडिकल पर्सन लिखा हुआ है तो जुडिशियल से इसका कोई मतलब नहीं है. आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन होता है. दीज आर एंटाइटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन बट आर सेपरेट एंटाइटीज इन द आइज ऑफ लॉ सच एज ए कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपका यूनाइटेड नेशन, ये सब चीज़ें हैं आती हैं. आज हम इसके साथ ही ख़त्म करेंगे. ये पेन, आप सभी का पेन कार्ड का जो नंबर होता है 10 का होता है. तो पेन का जो चौथा जो होता है, फोर्थ कैरेक्टर, 1 2 3 4, फोर्थ कैरेक्टर जो होता है वो क्या चीज़ होता है, ये आज कोडिंग बता देते हैं आपको, बहुत पूछता है. तो ये पेन के बारे में जान लीजिए. इसके बाद यहीं के बाद हम ये ख़त्म करेंगे, फिर आगे हम बेसिक अगला उसमें देखेंगे. द फोर्थ कैरेक्टर जो है, जैसे पी अगर है आपके पेन कार्ड में, जो तो फोर्थ नंबर पी है, पी फॉर इंडिविजुअल, वो मतलब इंडिविजुअल है, आपका पर्सनल है. सी है तो उसका मतलब होता है कंपनी. एच है तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बी है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. जी फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसियों को जी आ जाता है. जे स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. एल स्टैंड्स फॉर लोकल अथॉरिटी. एफ स्टैंड्स फॉर फर्म लिमिटेड लायबिलिटी. टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट. तो ये चीज़ जान लीजिए. इसके बाद हम लोग बेसिक्स में पढ़ेंगे, मिलेंगे और जानेंगे. और एक चीज़ मैं आपको बताया, जैसे कि मैंने GST वाले RE रेवेन्यू पेपर 2 के बारे में बताया था, उसमें से माइंस एंड मिनरल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. आपने देखा होगा, जिन्होंने वीडियो देख के गए थे तो उनको कुछ नहीं तो 12-13 क्वेश्चंस तो उस 15-19 मिनट की वीडियो में मिल गए, डायरेक्ट क्वेश्चन. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हर वीडियो में से आ जाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि आएंगे. मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास में नहीं, अगले लेक्चर. बाय.